नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चलिए आपको बताते हैं वर्ल्ड नाउ में आज क्या है खास आपके लिए। आज बात करेंगे ईरान में बढ़ते तनाव की। क्या ईरान पर फाइनल अटैक होने वाला है और क्या ईरान ने इसकी तैयारी कर ली है? क्या पेंटागन मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की पटकथा लिख चुका है? जो हालात नजर आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट करके ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप की पोस्ट में कुछ नया नहीं है। हालांकि ट्रंप ने इस बार ट्रुथ सोशल पर लिखा, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि यह खामोशी तूफान से पहले की है। तो क्या अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये हवाई हमला होगा, मिसाइल हमला होगा, या फिर किस तरह का अटैक होगा? समंदर में महाबली की तैनाती है। अमेरिका के 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज बुश गल्फ ऑफ ओमान में पोजीशन ले रहे हैं। जॉर्डन, कतर और बहरीन के एयरबेस पर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ने तैयारी कर ली है। ब्रिटेन ने 20 क्रैकन नौसैनिक ड्रोन और फ्रांस ने अपना चार्ल्स डिगॉल और ब्रिटेन का ड्रैगन युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। और इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा कर रहा है कि अगले हफ्ते ईरान के मुख्य तेल टर्मिनल, जो कि खाग आइलैंड है, उस पर कब्जे के लिए आगे बढ़ सकता है अमेरिका। और अगर खार्ग गिरा तो फिर ईरान के सामने चुनौती यह रहेगी कि वो अमेरिका को किस तरह से रोकेगा। चौतरफा घेरेबंदी, चीन की कथित गद्दारी के बीच तेहरान ने अंतिम जंग की तैयारी तेज कर दी है। ईरान ने होर्मुज के इलाके में 30 से ज्यादा मिसाइल साइट्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। यहां तक कि ईरानी नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यानी एक एक ईरानी नागरिक इस वक्त सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इसके अलावा हजारों की तादाद में सुसाइड और कॉम्बैट ड्रोन्स तैनात हैं। समंदर नाकेबंदी को तोड़ने के लिए ईरान की 300 से ज्यादा फास्ट अटैक बोट्स लगातार एक्सरसाइज कर रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त डेवलप हो रही हैं मिडिल ईस्ट में। तो देखना यह होगा कि अमेरिका का ये जो अटैक है, ये किस तरह से अमेरिका एग्जीक्यूट करता है और ईरान इसको किस तरह से रोकता है, और फिर ईरान का पलटवार कितना होता है। दोनों तरफ से तैयारी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है और तबाही पार्ट 2 की शुरुआत होने वाली है। डिटेल आपको दिखाएंगे, एक एक खबर इससे जुड़े हुए आपके सामने रखेंगे। फिर अब वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे चीन के उस धोखेबाजी प्लान के बारे में जिसने महायुद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान की पीठ में सबसे बड़ा छुरा घोंपा। खबरें तो यही इशारा कर रही हैं कि अमेरिका को खुश करने के लिए चीन ने ईरान को महाधोखा दिया। जंग के बीच जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची बड़ी उम्मीदें लेकर बीजिंग पहुंचे तो उन्हें जिनपिंग या प्रधानमंत्री से मुलाकात तक नसीब नहीं हुई। चीन ने साफ कह दिया, होर्मुज खोल दो, क्योंकि अमेरिका कह रहा है। बीजिंग ने अपने दोस्त की जगह ट्रंप के लिए रेड कार्पेट वेलकम को चुना। इतिहास गवाह है कि धोखा देना हमेशा से चीन की डीएनए में रहा है। चाहे 1962 में भारत की पीठ में खंजर घोंपना हो, या फिर वियतनाम, सोवियत संघ और तिब्बत से गद्दारी करना, और यह भी यही खेल ईरान के साथ खेल गया चीन, जिससे भड़के तेहरान ने समंदर में चीनी लिंक्ड जहाजों ओशियन कोई और हुई चुआन को सीज कर दिया। और इसे तेहरान का जवाब माना जा रहा है ड्रैगन को। इस बीच बीजिंग में महाशक्तियों का जमघट लगा है और 19 मई को अब पुतिन भी चीन पहुंच रहे हैं। लेकिन याद रखिए, पुतिन भी ईरान के रक्षक की तरह हैं। पुतिन अगर चीन जा रहे हैं तो वो ईरान का मैसेज भी लेकर जा रहे होंगे। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि पर्दे के पीछे अमेरिका, रूस और चीन एक ग्रैंड डील का सीन बना रहे हैं, जहां हर कोई अपनी अपनी देश की सोच रहा है। तो क्या सुपर पावर गेम में ईरान हर तरफ से अकेला पड़ चुका है और ईरान अकेला लड़ेगा? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा और चीन ही ईरान की बर्बादी की वजह बनेगा, या फिर ईरान को बर्बाद करने की वजह से चीन खुद बर्बाद हो जाएगा? जानेंगे इस खबर को डिटेल से और बताएंगे आपको। वर्ल्ड नाउ में फिर बात करेंगे इजराइल और अमेरिका में तनातनी के बारे में। जी हां, ये सबसे लेटेस्ट न्यूज है। ईरान जंग के बीच 2 सबसे क्लोज अलाई मुल्क यानी कि अमेरिका और इजराइल के बीच महावॉर छिड़ गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या खुलकर आमने सामने आ गए हैं? खबरें तो ऐसी ही गवाही दे रही हैं। इस कूटनीतिक भूचाल के बीच जेरूशलेम के बेत शेमेश में स्थित एक सीक्रेट न्यूक्लियर और मिसाइल साइट के पास आसमान फाड़ देने वाला महाधमाका हुआ। इजराइल की तोमेर कंपनी इसे मिसाइल टेस्ट बता रही है, तो स्थानीय एजेंसीज ने इसे हादसा करार दिया है। लेकिन असली धमाका तो ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों के बीच हुआ है। दोनों की दोस्ती में आर पार की 4 बड़ी दरारें आ चुकी हैं। ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू सिर्फ तबाही और रिजीम चेंज चाहते हैं। उधर लेबनान पर इजरायली हमलों से ट्रंप बुरी तरह भड़क गए, क्योंकि इससे उनकी शांति वार्ता यानी कि जो पीस डील है वो डीरेल हो रही है। वेस्ट बैंक पर कब्जे और गाजा सीजफायर प्लान को लेकर भी टकराव है। विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू के लिए यह युद्ध उनकी राजनीतिक संजीवनी है। युद्ध बंद, नेतन्याहू का करियर खत्म। युद्ध की वजह से ही नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मुकदमों से अपने देश में बचे हुए हैं। और अमेरिका इजराइल में तकरार इस कदर बढ़ चुकी है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को खुला चैलेंज दे दिया है। ऐलान कर दिया है कि अगले 10 सालों में इजराइल वॉशिंगटन पर अपनी सैन्य और आर्थिक निर्भरता को घटाकर शून्य कर देगा। तो क्या अब इजराइल और अमेरिका की राहें अलग अलग होने वाली हैं? क्या दोनों के रास्ते जुदा होने वाले हैं? और इजराइल अब अपनी शर्तों पर जंग लड़ना चाहता है। कूटनीति के इस खेल में जिगरी यार ही एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। तो क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? डिटेल से जानेंगे वर्ल्ड नाउ में। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। ईरान और अमेरिका के बीच क्या फाइनल राउंड की शुरुआत हो चुकी है? और क्या ईरान ने इसके लिए कमर कस ली है? खबर है कि ईरान अपनी करोड़ों की आबादी को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। यानी ईरान का एक एक व्यक्ति अब ईरान की फौलादी दीवार की तरह है। चलिए जानते हैं कि जंग की लेटेस्ट स्क्रिप्ट क्या कह रही है। सबसे पहले नजर डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट पर। डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक एआई जनरेटेड युद्ध वाली तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। यह वो तस्वीर है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। 16 मई 2026 को पोस्ट किया गया रात के 10 बजे अमेरिका के टाइम स्टैंड के मुताबिक। और इसमें साफ साफ चेतावनी वाले साइन को आप देख सकते हैं। समंदर का ये सीन देख सकते हैं, अमेरिकी युद्धपोतों को देख सकते हैं, और आसमान में तूफान की जो एक तरह से तस्वीर यहां पर डालने की कोशिश की गई है उसे देख सकते हैं। और लिखा गया है ये जो खामोशी अभी आप देख रहे हैं वो तूफान से पहले की खामोशी है, बकौल डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी पहली बार दी, धमकी पहले भी देते रहे। उन्होंने ईरान को भूगोल से मिटा देने की धमकी तक भी दे दी है। लेकिन अब जो सन्नाटा है, पीस डील नहीं हो पा रही है, होर्मुज बंद है, इसकी वजह से कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का पेशेंस जवाब देता जा रहा है। इसलिए लोग ये मान रहे पोस्ट नहीं है, एक संकेत है उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं। यानी ईरान पर फाइनल हमले की काउंटडाउन को जारी कर दिया गया है। पेंटागन में स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ईरान की तैयारी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अमेरिका की तरफ से जो डॉट्स आ रहे हैं उनको कनेक्ट करके देख लेते हैं कि सीन क्या बन रहा है। ट्रंप ने पोस्ट कर जो धमकी दी है उसका मतलब है ईरान पर फाइनल प्रहार की तैयारी हो चुकी है और ट्रंप हमला कर ईरान को झुकाने की कोशिश करेंगे। चलिए कहां कहां अटैक हो सकता है इसको जानते हैं। मिसाइल सिटी पर, यानी कि जो मिसाइल साइलोस बने हुए हैं उन पर हमला हो सकता है। इसके अलावा सभी मंत्रालयों को टारगेट किया जा सकता है जहां जहां खामेनेई और उनके लीडर्स बैठते हैं। आईआरजीसी जो इस युद्ध में सबसे मजबूत स्तंभ है ईरान का, उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। तेल निर्यात टर्मिनल जिसमें खार्ग सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। मोस्तबा के सीक्रेट लोकेशन को निशाना बनाया जा सकता है और ऑयल रिफाइनरी जो सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो ये वो इलाके हैं जो अब अमेरिका के टारगेट पर हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अब
ईरान पर वो हमला होगा जो इससे पहले ईरान ने नहीं देखा होगा। लेकिन अब यह समझना होगा कि क्या अमेरिका यह कर सकता है या फिर ये ठीक उसी तरह है जैसे एक मुहावरे में कहा जाता है, थोथा चना बाजे घना। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी क्या है, अमेरिका की ताकत क्या है, यह देखना होगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, जो इस तरह के हमले में सक्षम है। इसके अलावा खाड़ी में करीब 20 से ज्यादा शिप और डिस्ट्रॉयर समेत अन्य शिप्स भी मौजूद हैं। ओहायो क्लास सबमरीन है, यूएसएस जॉर्जिया जिसका नाम है, पहले से ही यहां पर 30 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। नौसेना के पास 4 ऐसी सबमरीन है जिनमें से हर एक 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। अगर अमेरिका सिर्फ ईरान के बचे हुए परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो वो लंबी दूरी के B-2 बमवर्षक विमान का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा उसने जून 2025 में किया था, इस विमान का इस्तेमाल करके, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ईरान अमेरिका में कहां-कहां हमला कर सकता है? अब जब ईरान पलटवार करेगा तो ईरान तो चुप रहेगा नहीं और इससे मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एयरबेस पर F-18, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात हैं। अगर जॉर्डन की बात करें तो ईरान का पलटवार कितना होगा और अमेरिका कहां से घुस सकता है, तो जॉर्डन एयरबेस का इस्तेमाल हो सकता है। यहां पर EA-18G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी तैनात है। कतर और बहरीन से भी हमला संभव है, यहां तक कि डियागो गार्सिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि डियागो गार्सिया से ईरान की दूरी लगभग एरियल रूट 4000 किलोमीटर से ज्यादा का है। मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा अमेरिकी शिप्स तैनात हैं। B-2 बॉम्बर्स और अन्य जेट से भी हमला संभव है, यानी अमेरिका के शिप्स रेडी हैं, एयरबेस पर मिसाइल्स एक्टिव हैं, F-35 फाइटर जेट्स एक्टिव हैं, तो हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। हमले के लिए पर्याप्त साधन भी है अमेरिका के पास। और इस बीच जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका पहुंच चुका है वापस। तो अमेरिका में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, अब रह गए 2। इसमें से एक है अब्राहम लिंकन, एक है जॉर्ज बुश। अब बारी बारी से इनकी ताकत भी देख लेते हैं कि ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ईरान के लिहाज से। तो ईरान की तैयारी क्या होनी चाहिए, आइए नजर डालते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात की जाए तो अमेरिका की एक मुख्य ताकत में से एक है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह बिना ईंधन भरे 20-25 साल तक ऑपरेट कर सकता है। 5000 से ज्यादा सैनिक क्रू मेंबर तैनात रहते हैं। यह एक चलता फिरता एयरबेस है। इसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट तैनात है। कैरियर एक साथ कई लड़ाकू विमानों को लेकर चलता है। इसमें एडवांस रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक करने की ताकत है। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक लंबे मिशन चला सकता है। अमेरिका अक्सर इसे युद्ध के समय पावर प्रोजेक्शन के लिए आगे रखता है। इसका आना मतलब अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकत का किसी जंग में कूद जाना। अब यूएसएस जॉर्ज W. बुश के बारे में भी जान लीजिए। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अमेरिका की इंपॉर्टेंट ताकतों में से एक और ये निमिट्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये परमाणु रिएक्टर से चलता है, इसलिए इसकी रेंज काफी है। इसमें 90 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। स्टेल्थ फाइटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट ऑपरेट भी यहां से होते हैं। इसका फ्लाइट डेक हाई इंटेंसिटी एयर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सी स्पैरो और फेलनेक्स जैसे डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए इसमें काफी ज्यादा एडवांस्ड सिक्योरिटी लगाई गई है और मिसाइल्स लगाए गए हैं। यह समुद्र में रहकर हजारों किलोमीटर के रेडियस को सिक्योर करने की ताकत रखता है। अमेरिकी नौसेना इसे मोबाइल स्ट्राइक फोर्ट्रेस की तरह इस्तेमाल करती है, यानी ये शिप अगर कहीं पहुंच गया तो फिर दुश्मनों का सफाया तय है। तो एक और अमेरिका जो है वो हमले की प्लानिंग कर रहा है, दूसरी ओर बाकी ताकतें भी इस इलाके में हैं। ब्रिटेन ने एक नया ड्रोन भेजा है, उस ड्रोन का नाम क्रैकन है। ब्रिटेन ने 20 क्रैकन ऑटोनोमस नौसैनिक ड्रोन की पूरी फ्लीट होर्मुज में तैनात कर दी। इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।
ये ड्रोन माइन हंटिंग, टारगेट एक्विजिशन और स्ट्राइक तीनों का काम कर सकते हैं। इनमें ब्रिमस्टोन मिसाइल लॉन्चर फिट किए जा रहे हैं जो ईरानी फास्ट अटैक बोट्स को कई किलोमीटर दूर से नष्ट कर सकते हैं। यानी कि अब ईरान को उसके घर में उसी के हथियार से टक्कर देने की तैयारी है। जिस ड्रोन और मिसाइल की ताकत के बल पर ईरान अभी तक अमेरिका का मुकाबला कर रहा था, अब ब्रिटेन उसी ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान को चुनौती देना चाहता है। तस्वीर आपको जरा फुल स्क्रीन दिखाते हैं क्रैकन ड्रोन की, जिसकी 20 से ज्यादा संख्या में खेप पहुंचाई गई है मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास। तो ब्रिटेन का ही असलाहा इस इलाके में नहीं पहुंच रहा है। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस ने भी असला बारूद जमा करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने ऐलान किया कि ब्रिटेन ड्रोन, फाइटर जेट और नौसैनिक संपत्तियां हॉर्मूज मिशन में लगाएगा। ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन रॉयल नेवी का टाइप 45 एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर पहले ही तैनात कर दिया है। इसका सी वाइपर मिसाइल सिस्टम 10 सेकंड में 8 मिसाइलें दाग सकता है और एक साथ 16 को गाइड कर सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल को मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। साथ ही रफाल फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबोर्न रेडार सिस्टम भी तैनात किए जाने की खबर आ रही है। अब आप HMS ड्रैगन के बारे में भी जान लीजिए। HMS ड्रैगन D35 ब्रिटेन की रॉयल नेवी की एक टाइप 45 एयर डिस्ट्रॉयर है। इसकी ताकत क्या है? ये सबसे बड़ा हथियार है अगर हम ब्रिटेन के लिहाज से देखें, एक सुपर एयर डिफेंस सिस्टम जिसे आप कह सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यह सी वाइपर मिसाइल सिस्टम से लैस है। दुश्मन के फाइटर जेट तक को गिरा सकता है। यह ड्रोन्स तक को मार गिराने में सक्षम है। एंटी शिप मिसाइलों को लंबी दूरी से ही मार गिराने में सक्षम है। इसका रेडार बहुत एडवांस्ड है। सैमसन रेडार एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकता है। तेजी से बदलती स्थितियों में भी सटीक जवाब देता है। स्टेल्थ और मॉडर्न डिजाइन ऐसा कि रडार पर कम दिखाई दे। दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल है। हालांकि ये एयर डिफेंस स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये एंटी शिप वॉरफेयर, सीमित एंटी सबमरीन ऑपरेशन और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन भी ऑपरेट करता है। इसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। जहाज तेज गति से ऑपरेट करता है। दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में ऑपरेट करने की ताकत है। मिडिल ईस्ट और हॉर्मूज जैसे हाई टेंशन एरिया में ऑपरेट करने की काबिलियत रखता है। अब फ्रांस ने चार्ल्स डिगॉल भेजा है, उसकी ताकत भी देख लीजिए। चार्ल्स डिगॉल की ताकत है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें बार बार ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सालों तक मिशन में लगा रह सकता है। इसमें करीब 30 से 40 फाइटर जेट तैनात हैं। फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स से लैस चार्ल्स डिगॉल रफाल M जेट से भी तैनात है। ये जेट सीधे जहाज से उड़ान भरकर दुश्मनों पर हमला करते हैं। इसके अलावा इसमें कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम लगा है। ये यूएस के अलावा चुनिंदा गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी भारी और फुल लोडेड जहाज को भी तेजी से टेक ऑफ करने की काबिलियत देती है। इसके अलावा इस जहाज का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। यह एंटीशिप मिसाइल और दुश्मन के विमान को रोक सकता है। फ्रांस इस जहाज के जरिए अपनी ताकत दिखाता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में वो अपनी सैन्य मौजूदगी इस जहाज के जरिए दर्ज करा सकता है और मिडिल ईस्ट में इसे एक पावर प्रेजेंटेशन के तौर पर उतारा गया है। ये जहाज अक्सर नेटो के मिशन में हिस्सा लेता है। तो क्या ईरान पर फाइनल हमला ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सब मिलकर करेंगे? और उधर ईरान का सबसे खास ड्रैगन भी गद्दार निकला। ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग में मिले और दोनों इस बात पर सहमत हुए कि हॉर्मूज खुला रहना चाहिए। चलिए, पूरी दुनिया मानती है हॉर्मूज खुला रहना चाहिए, लेकिन ईरान की आपत्तियों को ड्रैगन ने एड्रेस क्यों नहीं किया?
अगर मेरा कोई मित्र किसी का दुश्मन है और जिसका वो दुश्मन है वो भी मेरा मित्र है, तो मैं बात करूंगा कि भाई आपसी बातचीत से मामले को सुलझा लिया जाए। हथियार गोला बारूद की आवश्यकता नहीं है, हाथापाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये काम चीन नहीं कर सकता था? और यही नहीं, चीन ने इस बात को भी सपोर्ट कर दिया कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तो क्या यह अमेरिका की मदद नहीं है? और वो भी तब जब चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन उसने होर्मुज बंद होने की स्थिति के लिए अपने लिए बड़े तेल और गैस का भंडार तैयार कर लिया था। शी जिनपिंग ने होर्मुज खोलने की अमेरिकी मांगों को पहले तो टाला, उसके बाद ट्रंप के सामने हामी भर दी। तो क्या ईरान के साथ खेल रहा था चीन? अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर के जरिए समझिए किस तरह होर्मुज में इस वक्त कई शिप्स फंसे हुए हैं। यह तस्वीर देखिए, ये होर्मुज की एरियल रूट की तस्वीर है और ये कोई एआई जनरेटेड तस्वीर नहीं है। इसमें आपको होर्मुज के 22 किलोमीटर के इलाके में, खास करके पर्शियन गल्फ में दूर दूर तक आपको जहाज ही जहाज नजर आएंगे। अमेरिकी सेना ने ईरानी फौज के साथ होर्मुज में टकराव जारी रखा है। यूएई ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का एक और हमला झेला। यूएई के एयर डिफेंस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन को काउंटर किया है। फिलहाल में होर्मुज प्रभावी रूप से बंद है। दुनिया की 20% तेल आपूर्ति रुकी हुई है। दुनिया की सांसें थम रही हैं। साउथ कोरिया जैसे देश जो अपना 60% से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगाते थे, वो अब ऊर्जा संकट झेल रहे हैं। उधर यूएई पर ईरान ने 28 फरवरी से अब तक 537 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2256 क्रूज हमले, ड्रोन हमले और 26 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। यूएई में तैनात अमेरिकी थार्ड और पैट्रियट सिस्टम ने रोका, बावजूद इसके 13 लोग मारे गए, 224 घायल हुए। यूएई पहले से रक्षात्मक रूप से जंग में लड़ रहा है। अब यूएई ने चुपचाप ईरान के लवान आइलैंड ऑयल रिफाइनरी पर हमला भी किया था, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है। अमेरिका यूएई पर दबाव बना रहा है, खुलकर सामने आए और ईरान से लोहा ले, और इसके लिए अमेरिका सहयोग देगा। लेकिन यूएई फिलहाल छद्म युद्ध की नीति पर चल रहा है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें इजराइल और अमेरिका ईरान पर संभावित हमलों की तैयारी कर चुके हैं। यह बात बताई गई है। ऑपरेशन अगले हफ्ते शुरू किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारी ईरान के खाग आइलैंड, जो कि ईरान का बहुत मुख्य तेल टर्मिनल है, उसको निशाना बनाने पर विचार कर रहे हैं। कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर पर ट्रंप ने काफी कुछ कहा और यह भी कहा कि ये जो एजेंसी है, ये जो मीडिया है, वो देश विरोधी है। उधर एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं बहुत धैर्यवान नहीं हूं और न रहूंगा, ईरान को डील करनी ही होगी। यानी जंग को लेकर संकेत भारी हैं। ट्रंप चीन से लौट चुके हैं। सोशल मीडिया पर टू बी कंटिन्यूड लिख रहे हैं। काम बिफोर द स्टॉर्म का पोस्ट कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा कर दिया है कि बहुत बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है। यूएई पर दबाव बना रहा है अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस की तैनाती स्टेट ऑफ होर्मुज में हो चुकी है। सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि कूटनीति और धमकी साथ साथ नहीं चल सकती है। या तो फिर कूटनीति या फिर कूटनीति। डील हुई तो जंग टलेगी, डील नहीं हुई तो खाड़ी में असली तूफान आने वाला है। और तूफान आने की आशंका इसी आने वाले हफ्ते में है। देखना होगा अमेरिका यहां पर ऑपरेशंस को किस तरह आगे बढ़ाता है और ईरान क्या जवाबी कार्रवाई करता है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया है कि झुकने का सवाल ही नहीं उठता। ईरान, अमेरिका, इजराइल के साथ बढ़ते तनाव और संभावित जमीनी युद्ध को देखते हुए ईरान अपनी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। जंग की आशंकाओं के मद्देनजर ईरान ने अपनी तैयारी बहुत बड़ी कर ली है। कैसे ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई है सीज़फायर के दरमियान, आइए देखते हैं। ईरान ने सैन्य ताकत बढ़ाते हुए हजारों ड्रोन न सिर्फ बनाए हैं बल्कि तैनात भी कर दिए हैं। आत्मघाती और लड़ाकू ड्रोन को ईरान में तैनात किया गया है। होर्मुज के इलाके में 30 से ज्यादा मिसाइल साइट्स को एक्टिव किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में मिसाइल उनके साइलोज में पड़े हुए हैं।
मिसाइल ठिकानों और नौसैनिक शक्ति को एक्टिवेट किया गया है। होर्मुज इलाके में 300 बोट से ज्यादा के साथ युद्धाभ्यास किया जा रहा है। समुद्री नाकेबंदी को रोकने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। अमेरिका से जंग को लेकर ईरान समंदर में उतरकर अपनी तैयारियां पर रखा है। जमीनी युद्ध की तैयारी, पश्चिमी और दक्षिण सीमाओं पर सेना को तैयार किया है। जमीनी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। अमेरिका और इजराइल हमलों की आशंका बढ़ती जा रही है और जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं सब में यही कहा जा रहा है कि ईरान पर फाइनल वॉर, फाइनल प्रहार बाकी है और चारों ओर तैयारी चल रही है। ईरान की तैयारी भी चल रही है, अमेरिका की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि ईरान और अमेरिका आर पार के मूड में है। देखना होगा कि आगे अब जब ये सन्नाटा टूटता है, जब ये खामोशी खत्म होती है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, तब क्या होता है? क्या होर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगा या फिर अब समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगे? नजर हमारी रहेगी। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि चीन ने ईरान को धोखा दिया है और पर्दे के पीछे चीन ने कर दिया बहुत बड़ा गेम। ट्रंप का रेड कार्पेट वेलकम, डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार को लेकर बातचीत। पूरी दुनिया को देख गया था कि चीन को आखिर धोखे वाला मुल्क क्यों कहा जाता है। बताएंगे कहानी कि पर्दे के पीछे ड्रैगन का गेम क्या है। इस समय जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बीजिंग पहुंचे थे तो एक उम्मीद लेकर पहुंचे थे। ईरान के विदेश मंत्री को लगा कि चीन उसका रणनीतिक साझेदार है, उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार, ट्रंप के सामने उसकी ढाल बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब्बास अराक्ची की बीजिंग यात्रा 6 मई को हुई थी। यह युद्ध शुरू होने के बाद चीन की उनकी पहली व्यक्तिगत यात्रा थी। ईरान के 3 मकसद थे: अपनी युद्ध की स्थिति स्पष्ट करना, ट्रंप के आने से पहले चीन से रिश्ते पक्के करना और तेल प्रवाह, वित्तीय चैनल और कूटनीति की समर्थन की गारंटी लेना। लेकिन उस समय की कहानी याद करिए। अराक्ची से ना तो जिनपिंग मिले और ना प्रधानमंत्री ली कियांग मिले। अराक्ची की मुलाकात सिर्फ विदेश मंत्री वांग यी से हुई। वांग यी ने जो कहा वो ईरान के कानों में तीर की तरह चुभा। चीन ने ईरान पर दबाव डाला कि होर्मुज खोल दो बगैर किसी शर्त के और अमेरिका के साथ युद्ध को कूटनीतिक शर्तों पर सुलझाया जाए। बीजिंग चाहता था कि ट्रंप के साथ अपनी समिट से पहले वो खुद को एक जिम्मेदार मीडिएटर के तौर पर पेश करे। चीन ने यही करने की कोशिश की, लेकिन इस कदम के चक्कर में चीन ने अपने दोस्त ईरान के इंटरेस्ट को साइड में रख दिया और वो अमेरिका के मुखपत्र की तरह बात करने लगा। कह रहे होर्मुज से तो पूरी दुनिया का नुकसान हो जाएगा, पूरी दुनिया की दिक्कत बढ़ जाएगी, होर्मुज खोल दो, होर्मुज का बंद होना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा किसी का इंटरेस्ट स्टेक पर है तो वो है चाइना। होर्मुज से निकलने वाला, स्पेशली ईरान से निकलने वाला तेल का सबसे बड़ा हिस्सा जाता था डायरेक्ट ड्रैगन को। इसलिए चीन ने कहा कि भाई आप न्यूट्रल हो जाइए, वहां से पीछे हट जाइए, अमेरिका जो कह रहा है बात मान लीजिए, होर्मुज खोल दीजिए और अब ब्लॉकेड हटा दीजिए। लेकिन ईरान का संदेश चीन को साफ था। वो चाहता था कि शी जिनपिंग ट्रंप पर दबाव डालें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजिंग ने ट्रंप की यात्रा से पहले चुनाव कि किसी तरह से तनाव कम हो जाए। तेहरान कमरे का माहौल पढ़ने में विफल रहा, या यूं कहिए कि वो ड्रैगन की चाल से, ड्रैगन की फितरत से वाकिफ नहीं था। सीधे शब्दों में कहे तो ईरान के लिए अराक्ची चीन गए और खाली हाथ लौटे। चीन ने ईरान को नहीं बल्कि उसकी जगह अमेरिका को चुना। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास और कूटनीति में चीन को एक ऐसा देश माना जाता है जो अपने रणनीतिक और विस्तारवादी हितों के लिए अक्सर समझौते की अनदेखी करता है। यानी हमेशा से धोखा देना चीन की फितरत में है और उसकी नीति में है, ये उसकी पॉलिसी है। चीन के धोखे के इतिहास को देखना चाहते हैं?
शुरुआत हिंदुस्तान से ही हो जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं। 1965 भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और भाई भाई कह के भाई के ही पीठ में छुरे से वार किया। 1979 वियतनाम युद्ध में चीन ने यूएस के खिलाफ मदद की, लेकिन चीन ने बाद में वियतनाम पर भारी हमला कर दिया और वियतनाम और चीन दोनों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसके बाद चीनी सैनिक, चीनी आर्मी पिट कर वहां से निकली। बहुत मारा था वियतनामियों ने। अब आ जाइए सोवियत संघ का दौर, 1960 का दशक। शीत युद्ध के दौरान चीन और सोवियत संघ पावर हुआ करते थे। 1950 के दशक में चीन को सोवियत संघ ने मदद की। 1960 के दशक में चीन ने उसे ही दुश्मन बना लिया, यानी यहां भी दगाबाजी कर गया बीजिंग। अब आ जाइए तिब्बत, 1951 में तिब्बत के साथ 17 सूत्रीय समझौता किया था और धीरे धीरे चीन ने ही समझौते की अवहेलना शुरू कर दी। बाद में चीन ने तिब्बत पर अटैक करके कंट्रोल हासिल किया और 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। दक्षिण चीन सागर के विवादों को सुलझाने पर सहमति बनी, लेकिन चीन ने विवादों पर आसियान देशों से कई वायदे किए। इसके बावजूद चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। चीन ने समुद्री द्वीपों पर कृत्रिम सैन्य अड्डे बना लिए। अब आ जाइए ताइवान, 1940 का दशक। चीनी गृहयुद्ध के दौरान ताइवान स्वतंत्र हुआ। स्वायत्तता के समर्थन का वायदा किया गया और अब चीन ताइवान पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है। वो कहता है ताइवान उसका हिस्सा है, उसका इलाका है। और अब उसी रास्ते पर उसने ईरान को भी रखा है। वो ईरान को भी धोखा दे रहा है। पहले ईरान को दोस्त कहा, दोस्त दोस्त कह के ईरान के तेल को लूटा और अब ईरान को हेल्प करने के बजाय, मदद करने के बजाय उसने अमेरिका की इस जंग वाले सिचुएशन में ईरान को अकेला छोड़ दिया। और ईरान ये बात अच्छी तरीके से जानता है। ईरान को यह बात समझ आ चुकी है कि चीन पर विश्वास करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना, कुल्हाड़ी पर कूद जाने जैसा है। हम हिंदुस्तानी तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए ईरान ने पलटवार करना शुरू किया और पहली बार यह खबर आई कि होर्मुज में चीनी जहाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। जब चीन ने मुंह फेरा, पीठ दिखाई, तो ईरान ने भी अपने तरीके से जवाब दिया। ईरानी सेना ने होर्मुज के पास चीनी लिंक टैंकर ओशियन कोई को स्पीड बोट नावों का इस्तेमाल करके जब्त कर लिया। इस जब्ती ने दिखाया कि तेहरान बिना होर्मुज को औपचारिक रूप से बंद किए भी वैश्विक तेल प्रवाह को बाधित कर सकता है। व्यापारिक शिपिंग, बीमा लागत, ऊर्जा बाजार को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। 15 मई को ईरान ने एक और चीनी जहाज हुई चुआन को सीज कर लिया। यह हांगकांग की कंपनी सिनोगार्ड्स का था। यह तब हुआ जब ईरान ने सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी कि चीनी जहाजों को वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत देता है, लेकिन चीन के रवैये को देखते हुए, चीन अमेरिका के सामने जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, उस स्क्रिप्ट को देखते हुए ईरान ने भी अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर दी। ईरान देख रहा था कि एक और चीन ईरान को धोखा दे रहा है और ट्रंप के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है। दूसरी ओर बीजिंग में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि मार्च से मई 2026 के बीच बीजिंग में कई बड़े नेता और प्रतिनिधि देखे गए हैं। सार्वजनिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, रूस, यूएई, वियतनाम, स्पेन, न्यूजीलैंड, मोजाम्बिक समेत कई देशों के शीर्ष नेता या वरिष्ठ प्रतिनिधि बीजिंग गए हैं। बड़ी बात यह है कि बीजिंग में ऐसा क्या हो रहा है, कितने नेता बीजिंग पहुंच रहे हैं। अब इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन 19 मई को बीजिंग जा रहे हैं। ट्रंप के जाने के बाद अब पुतिन बीजिंग पहुंच रहे हैं, महज संयोग नहीं है। पुतिन की यात्रा 19-20 मई को होगी। ये ट्रंप की
चीन यात्रा खत्म होने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद घोषित हुई है। क्रेमलिन ने कहा यात्रा 2001 के चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ पर हो रही है, लेकिन असली एजेंडा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब तक पुतिन और शी ने 40 से ज्यादा बार मुलाकात की है। 2022 में यूक्रेन युद्ध से पहले दोनों ने बिना सीमाओं की साझेदारी का ऐलान किया था। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस चीन पर व्यापार और कूटनीति के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, यानी कि बहुत ज्यादा निर्भर है। अब पुतिन चीन के दौरे पर जाएंगे तो 3 अहम बिंदुओं पर बात हो सकती है जो देखने लायक है। एक तो सबसे पहले ईरान वॉर, कि ईरान पर चीन का स्टैंड क्या वो क्लियर करके दीजिए। ताइवान को लेकर हम चीन क्या सोच रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर चीन क्या सोच रहा है। तो पुतिन की यात्रा में क्या चीजें सामने आ सकती हैं। रूस को यूक्रेन जंग के लिए और ड्रोन चाहिए। हालांकि पुतिन ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन वाली लड़ाई को अब धीरे धीरे समाप्त की ओर ले जाएंगे, क्योंकि उनका टारगेट उनको अचीव हो गया है। तो यूक्रेन जंग का एक मसला रहेगा। इसके अलावा ईरान जंग जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला है, ईरान जंग को लेकर पुतिन रक्षक नहीं बनेंगे। पुतिन चाहते हैं वो मीडिएटर की रोल में रहे, क्योंकि चीन भी पुतिन के उतने ही करीब है जितना ईरान है। और फिलहाल क्या डील हो सकती है चीन से वो ये देखेंगे। ताइवान को लेकर चीन ताइवान पर किसी का रुख बर्दाश्त नहीं करता है। पुतिन का ताइवान के मुद्दे पर चीन का सपोर्ट संभव है, क्योंकि अमेरिका ने भी ताइवान के मुद्दे पर अपना रुख बदल लिया है। पुतिन के ईरान से भी बेहतर रिश्ते हैं और शी जिनपिंग से भी बेहतर रिश्ते हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जहां वो ईरान के दोस्त हैं और जंग के बावजूद ईरान को हथियार भी दे रहे हैं, इधर वो सीरिया को भी हथियार दे रहे हैं, MiG-29 दिया है। जहां एक और ईरान जेट्स और हथियार की डिमांड कर रहा है, वहीं रूस दुनिया के कई मुल्कों को हथियार बेच रहा है। देखना यह है कि पुतिन चीन के दौरे पर जब जाएंगे तो इस दौरान ईरान के साथ आने के लिए चीन को मनाएंगे, या फिर चीन की राह भी पुतिन की राह होगी। क्योंकि अगर तेल के मुद्दे पर बात करें तो रूस प्रतिद्वंद्वी है, रूस को भी तेल बेचना है। और यकीन मानिए, जब तक हॉर्मूज बंद है तब तक रशियन ऑयल मार्केट में बहुत डिमांड में है, और चीन बहुत बड़ा बाजार है। रूस चाहेगा कि ईरान की जगह रूस से ही चीन तेल खरीदे। हालांकि पुतिन और जिनपिंग में बातचीत क्या होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगर सरसरी निगाहों से देखें तो 3 महाशक्तियों की ग्रैंड डील का खेल चल रहा है। अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ युद्ध और कूटनीति नहीं, बल्कि बड़े जियोपॉलिटिकल पुनर्विभाजन की तैयारी है। अमेरिका चाहता है ईरान में रिजीम का सफाया, परमाणु कार्यक्रम का खात्मा, हॉर्मूज पर कंट्रोल और ईरानी ऑयल पर कंट्रोल, और मिडिल ईस्ट में इजराइल का वर्चस्व। साथ में चीन से व्यापार सौदे जो कि घरेलू मुद्रास्फीति को काबू में लाएं और अमेरिका की इकोनॉमी को हेल्प करें। रूस चाहता है यूक्रेन में अपनी शर्तों पर शांति हो, चीन की आर्थिक लाइफलाइन बनी रहे, अमेरिका ईरान में उलझा रहे ताकि यूक्रेन में पुतिन जो चाहे वो कर सके। चीन चाहता है अगर अमेरिका ईरान के दलदल में फंसा रहा तो चीन का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी कमजोर होता चला जाएगा। ताइवान पर दबाव बनाए रखो, ट्रंप से व्यापार सौदे करो, रूस को संभालो और इंतजार करो। 3 महाशक्तियां, तीनों के अपने अपने लक्ष्य, अपना अपना टारगेट और अपनी अपनी लड़ाई, जिसमें तीनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सबके अपने स्वार्थ हैं। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। पूरे संघर्ष के दौरान उसने तेहरान से संबंध रखे, लेकिन सीधे तौर पर शामिल होने से बचता रहा है। और अब ईरान के स्थिति देखिए, अमेरिका से युद्ध, इजराइल से दुश्मनी, यूएई पर 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमला, चीन का तटस्थ रुख,
जो असल में अमेरिका की तरफ झुका हुआ है, रूस की सीमित मदद और पाकिस्तान की फील्ड मीडिएशन, यानी चौतरफा। ईरान के लिए हालात ठीक नहीं है और ईरान पर इस बार हमला हुआ जब फ्रांस और ब्रिटेन के युद्धपोत भी समंदर में तैनात हैं, तो फिर ईरान में बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ईरान में पलटवार कैसा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखना होगा कि ईरान किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से पलटवार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल भी अब आमने सामने हो गए। आप कहेंगे कैसे मुमकिन है, लेकिन हम आपसे कहें कि अगर अमेरिका और इजराइल दोनों अपने अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं और यही सबसे बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच में। नेतन्याहू ट्रंप आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग जान लीजिए आप। तस्वीर आपको दिखाते हैं जेरूशलेम के पास स्थित बेत शेमेश शहर की, और ये कोई सनराइज की तस्वीर नहीं देख रहे हैं आप, ऐसा कोई सूर्योदय हो रहा हो और बहुत सारा लाइट आप देख रहे हैं। ये बेत शेमेश में एक धमाके की तस्वीर है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मिलिट्री फैसिलिटी में कैसे धमाका हुआ, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, जिसको इजराइल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी गलती से यह धमाका हुआ, लेकिन क्या किसी अटैक को छिपाने की कोशिश की जा रही है? ये तस्वीर जेरूशलेम के पास बेत शेमेश शहर की है, जहां पर न्यूक्लियर साइट के पास जोरदार धमाका हुआ। इजराइल में आसमान फाड़ देने वाला धमाका, कहते हैं आसपास का पूरा इलाका दहल गया और लोगों ने भूकंप के हल्के झटके तक महसूस किए। अब दो तस्वीर आपको दिखाता हूं, किस तरह से धमाका हुआ और लोग किस तरह से डरे हुए हैं। इजराइल कह रहा है यह धमाका किसी देश का हमला नहीं है, बल्कि ये एक ट्रायल था। सवाल उठता है कि बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के, बिना किसी रणनीति के अचानक से किस चीज का ट्रायल किया जा रहा था, क्या टेस्ट किया जा रहा था। इजराइल कह रहा है इस ट्रायल में किसी चीज का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खबर यह आ रही है जो इजराइल में धमाका हुआ है वो सरकारी कंपनी टोमर में एक फैसिलिटी में हुआ। टोमर कई तरह के मिसाइल और रॉकेट प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम को बनाने और उसके उत्पादन करने का काम करता है, जिसमें एरो 3 है और बराक 8 जैसी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, और साथ ही एक्स्ट्रा और एक्यूरेट जैसे आर्टिलरी रॉकेट भी शामिल हैं। यानी सरकारी कंपनी में धमाका हुआ, आर्टिलरी में धमाका हुआ। खबर यह भी है कि इजराइल ने जो अमेरिका से हाल ही में रक्षा प्रणाली और हथियार खरीदा था, इसे यहीं रखा गया था और उसी जगह यह धमाका हुआ है। अब हमला हुआ, हमला कराया गया, जानबूझकर किसी ने यह धमाका किया या साइबर तरीके से इस इलाके में छुड़खानी की गई जिससे कि धमाका हो जाए, कुछ नहीं पता है। इजराइल भी इस मामले में कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इजराइल इस मामले की जांच भी करा रहा है। इजराइल की सरकारी रक्षा कंपनी तोमर ने बयान जारी किया कि एक पूर्व नियोजित परीक्षण था जो योजना के मुताबिक हुआ है, लेकिन इस पर सवाल तब उठने लगे जब बेत शेमेश नगर पालिका ने तोमेर के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।
नगरपालिका ने कहा उसे ना तोमेर ने और ना ही रक्षा प्रतिष्ठान ने विस्फोट की कोई जानकारी दी, किसी टेस्ट की कोई जानकारी दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी एरो मिसाइल, बराक MX मिसाइल, प्रिसिजन रॉकेट्स, सैटेलाइट लॉन्चर्स के लिए रॉकेट इंजन बनाती है। यानी इस वॉर सिचुएशन में यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका इजराइल के लिए। और इस धमाके के बाद इजरायली सेना और पुलिस ने भी काफी चुप्पी साधे हुए हैं। और उसके बाद तोमेर का सावधानी से चुना हुआ बयान आया। तो क्या यह टेस्ट हादसा था या इसके पीछे क्या? इसके पीछे दो संभावनाएं। पहली यह कि सच में रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम का एक नियंत्रित परीक्षण था, जैसा कि तोमेर दावा कर रहा है। दूसरा यह कि ईरान के साथ लंबे युद्ध के दबाव में इजराइल का सैन्य औद्योगिक तंत्र किसी बड़े हादसे का शिकार हुआ और उसे टेस्ट बताकर ढका जा रहा है, क्योंकि नगरपालिका की आपत्ति दूसरी संभावना को बल दे रही है। एक और पहलू, यह विस्फोट ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान के साथ युद्ध जारी है और इजराइल नए हथियारों की तेजी से टेस्टिंग कर रहा है। और हो सकता है कि यहां पर इजराइल ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह का बयान दिया हो और हमला ईरान ने करवाया हो। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।